अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, बहुत ही कुछ आपको पता है, कभी कभार नाजिल होते हैं वर्ड्स ऑफ विजडम। तो आज कोई बड़ी सोच है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने कहा कर लो। हम बेसिकली डिस्कशन इसलिए कर रहे थे और मुझ समेत बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जब बच्चा अभी स्कूल जाना ही शुरू होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा 1 लिखना सीख लो, 2 लिखना सीख लो, ए सही लिखो, बी सही लिखो। तो तमाम तवज्जो इस तरफ तो होती है, लेकिन किसी सियाने से मेरी मुलाकात हुई और उसने बताया कि 7 साल की उम्र तक बच्चों को इस तरफ ना लगाएं कि वो ये लिखना ठीक कर लें और वो लिखना ठीक कर लें, बल्कि इसके अलावा जो ज़िंदगी में ब्रैकेट्स हैं ना, उनको फिल करने की कोशिश करें, क्योंकि 7 साल की उम्र तक आपने बच्चे में मेक श्योर करना है कि उसमें एतमाद आ सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपने जितने भी कर सकते हैं 7 साल की उम्र तक इज़ द आइडियल टाइम जब आप बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसको बाहर लेकर जाएं। जैसे कि अगर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाएं, कहीं डॉक्टर से या किसी और से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, साथ साथ ही होते हैं, हाँ, किसी और से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। बाज आपको पता है बच्चे आजकल गैजेट्स में इतने बिजी होते हैं कि उनको वहां लगा दिया जाता है, कि बच्चे खुद पहले तो हम लगाते हैं और उसके बाद खुद जब माँ बाप जा रहे होते हैं बाहर और बच्चों से पूछा जाता है कि आप साथ चलोगे, तो दे आर हैप्पी सिटिंग एट होम एंड वाचिंग देयर टीवी। बेसिकली इन अ नटशेल आप ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, मतलब उनको टीवी के आगे, गैजेट के आगे आरे ना लगा दिया जाए। एक्चुअली बिल्ड अपॉन दैम। आई वुड इवन गो अ स्टेप फर्दर एंड से कि पेरेंटिंग जो होता है ना, एक वो हमारा टर्म होता है जी, बच्चे हो गए इतने 3-4 वॉटेवर और ये तो पल ही जाएंगे। ये पलने वाली बात अब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो पल जाएंगे वो हालात हम इर्द गिर्द देख ही रहे हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट लेके कोई किताबें 2-4 पढ़ लें पेरेंटिंग पे। देयर आर वेज टू टैकल एवरी सिचुएशन एंड अगेन आप जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ये सारी बातें कर रहे हैं, इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, एक दो और आई मीन यू कांट सिट एंड होप फॉर इट टू हैपन। नो वी कांट। अच्छा, यू हैव टू बिल्ड अपॉन इट। बच्चे को आपने इमोशनल एक्सप्रेशन का जरिया बताना है, किस तरह वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकता है। खुश है, उदास है, तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, आपने उसके एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, उससे पूछना है। अगर वो कह रहा है कुछ तो उसकी सुननी है। उसको छोटे छोटे स्टेप्स में सेल्फ सफिशेंट बनाने की कोशिश करनी है, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि जूते के तस्मे उसे कहें कि खुद बांधने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसे कहें अपनी पानी की बोतल जो स्कूल लेके जाते हो वो खुद से भरो। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई बच्चा मुश्किल में फंस गया है तो आपने पहले ही उसकी मदद करने के बजाय कोशिश ये करनी है कि उसको थोड़ा टाइम दें कि वो अपना मसला कैसे खुद सॉल्व करेगा। मतलब देयर आर मैनी वेज जो किया जा सकता है। मेरा ख्याल है बॉटम लाइन यही है कि थोड़ी सी तवज्जो दें। और हम कहते हैं ना जी, नस्ल को बदलना चाहिए। ये क्या थॉट प्रोसेस है, ये क्या सोच है। हम अपने आप को ही काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं एज अ कॉम। तो हमारे ही हाथ में है ना कि उसको बदलना किस तरह। अब जो बन गए वो तो बन गए, उनको तो आप वाइट वॉश नहीं कर सकते, लेकिन आगे की सोचें। तो गुड पॉइंट दैट यू रेज। ये ABC तो लिखना सीख ही लेगा। ये जो एज है ये बड़ी डेलिकेट है, इसमें इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो वो बातें थी जो हम लोग कर रहे थे और इसमें बेशुमार किस्म के और भी एग्जाम्पल्स थे, बट वी विल नॉट गेट इन टू दैट। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई है। कुछ खबरें हैं हमारे पास और कुछ गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की फौरी नाअहली का खतरा जो है वो टल गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की माफ़ी को कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनेला ने कहा कि इमरान खान ने नेक नीयती साबित की और जज से माफ़ी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए और हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन है, ये उनका कहना था। और ये लार्जर बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला था। बाय द वे, अदालत में एतराज़ था कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा इसका जवाब तफसीली फैसले में दिया जाएगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद इमरान खान बड़े पूरे एतमाद हैं जी और मुतमईन नज़र आ रहे हैं, वाई नॉट होंगे भी। साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। खान साहब, जिन खदशात का आप इजहार करते रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, कॉल कब होगी खान साहब? आप इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे? आप जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए।
और ये तो साहब आपने जनाब, सुन लिया है और सुन साथ लिया ही है। आपको बता दें दूसरी तरफ खान साहब की धमकियों के जवाब में हुकूमत भी ऑब्वियसली चुप नहीं बैठने वाली और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिनके पास हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है बड़ा टारगेटेड खान साहब के अगेंस्ट, वो भी इमरान खान से दो हाथ के लिए तैयार बैठे हैं और उन्होंने फिर वाजे कर दिया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद आने तो दो, उन्हें नहीं पता कि हुकूमत उसके साथ क्या करने वाली है। ये उनके वर्ड्स हैं। आप दुआ करें कि उस मजमे के साथ ये खुद भी साथ निकले, ये खुद घर ना बैठा रहे, वो वहाँ पे छुपा रहे बनी गाला में और लोगों को जो है वो गुमराह नौजवानों को भेज दे, बच्चों को भेज दे, ख़वातीन को भेज दे। ये खुद आए, इसे भी नहीं मालूम कि हम इसके साथ क्या करेंगे। हुकूमती वज़रा के दावे अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का सारा जोर ज़्यादा मुक़द्दमात कायम करने पर है, जो हमारे यहाँ रिवायत है। इससे पहले वालों ने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं। शहबाज गिल की ज़मानत मनसूख करने के लिए भी वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तासुर यही है कि हुकूमत मुकदमों के ज़रिए इमरान खान को दबाव में लाना चाहती है। हालांकि ये हिकमत अमली ज़्यादा मौसर साबित नहीं होती है और अगर वक्ती मौसर साबित हो भी जाए तो लॉन्ग टर्म इसका नुकसान ही होता है, जैसा कि खान साहब को भी हुआ। सियासी मुकदमात बनाने का कुछ अदालतों में साबित नहीं हो सका और उसके बाद ज़मानतें मिल गईं। खैर उसके बाद वो जो मर्जी बयानियाँ बनाएं कि ज़मानतें नहीं मिलनी चाहिए थी या केस सच्चे थे, अदालतों में हकीकत यह है कि कुछ भी साबित नहीं कर सके। और इनफैक्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ये कहते हैं, या फिर अभी एहसन इकबाल साहब का केस आइडियल एग्जाम्पल करार दिया गया अदालत की तरफ से सियासी मनूवरिंग की या सियासी इंतकाम की। और कभी कभार ये लगता है कि दोनों साइडों से खासतौर पे भी राना सनाउल्लाह साहब की भी बात सुन रहे थे कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड पोस्चरिंग एंड जेस्चरिंग, लेकिन करना कुछ नहीं। मैं ये कह रहा होता था, कुछ वैसे नहीं। हम बहैसियत आम पाकिस्तानी अगर सोचें कि एक तरफ से बयानात आते हैं कि अगर ये आए तो ऐसी की तैसी फेर देंगे या इनकी सोच में भी नहीं होगा, जो बड़ी मायूब बात है, मतलब नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें। दूसरी तरफ से भी इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हम आए, इनको नहीं पता कि हम इनके साथ करेंगे क्या। सो दोनों तरफ से बयानात चल रहे हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचें तो इनके आने या इनकी कार्रवाई क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या हो जाएगा। अच्छा, देखिए इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहे ना, फिलहाल नहीं हो सकते क्योंकि सैलाब की सूरत हाल भी ऐसी नहीं है। तो ये जो मार्च मतलब सोचा भी है नहीं जा इसका सकता। क्या मकसद है? मतलब इलेक्शन अगर अगस्त में होने तो चले मई जून जुलाई तक हो सकते हैं, बैठ के भी तो ये तमाम बातें हो सकती हैं। क्या हमारी मईशत इस तमाम मिस एडवेंचर की मुतहम्मिल हो सकती है? सभी को ये सोचना चाहिए। कभी भी नहीं, लेकिन यू थिंक एनीबडी इज गोइंग टू स्टॉप बिकॉज यू सेड सो, या फिर वाकई ऐसे ही करना चाहिए? तलत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे पता करते हैं। तलत साहब, इमरान खान से नाअहली का ख़तरा जो है वो तो ऑब्वियसली टल गया है, बल्कि शायद ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि तोशाखाना और फंडिंग केस को तो हुकूमत फॉलो भी नहीं कर रही, विच बाय द वे इज इन इटसेल्फ अ क्वेश्चन मार्क के क्यों नहीं कर रहे, जब इतने लाउड एंड क्लियर तरीके से धड़ल्ले से स्टार्ट हुए थे लेकिन आगे कोई फॉलो अप नहीं है। तो अब साबिक वज़ीर आज़म पर पुरएतमाद ऑब्वियसली वो तो होंगे, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन मुहिम जो है वो अब चलाने की उन्होंने ठान ली है। तो क्या इम्कान है कि इस बार वो वाकई कोई डेट दे देंगे एंड दे विल एक्चुअली गो थ्रू विद इट? देखें, डेट तो वो पता नहीं कब देंगे, वो तो काफ़ी अरसे से डेट देते चले आ रहे हैं, फिर उसको तब्दील करते चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में तो कोई फोरकास्ट ना करनी चाहिए। वो ख़ुद भी फोरकास्ट नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि मैंने डेट देनी है, तो अपने डेट देने वाले अमल को वो खुद ही सैबोटाज करते हैं। एक कंटेम्प्ट के केस के अंदर से उनको छूट मिली है और उस छूट के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन दूसरे केसेस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, यानी तलवार जो है उनके सर के ऊपर लटकी हुई है। और ये जो छूट भी मिली है इनको, आप देखें कि अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का सबसे कदावर लीडर कहते हैं, वो इस्लामी इनकलाब की बातें करते हैं, वो अपने नाम जो हैं वो मुक़द्दस नामों के करीब तरीन ले जाते हैं, वो आसमान की तरफ देख के बात करते हैं जिस तरह उनको ऊपर से इशारे हो रहे हैं, वो इस किस्म का इमेज है। तो जब इस इमेज के साथ उनको सेशन कोर्ट की गलियों में से गुजरते हुए खाली कुर्सी के सामने जाके रीडर के सामने माफ़ी मांगनी पड़े और बताना पड़े कि मैं आया था, तो फिर ये कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात तो नहीं है। तो उनको उनकी जान तो छुट गई है इस केस से, लेकिन नाक रगड़नी पड़ी है। दूसरे केसेस के अंदर उनकी जान नहीं छुटी, वो मौजूद है और उन्होंने लड़ाई को जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत को कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है उनको परेशान करने के लिए।
अच्छा तलत साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि साइफर वाले इशू पर भी अब जाकर एक्शन लेने का सोचा गया है, प्रॉब्ली साइफर वाले इशू की ऑडियोज़ पे एक्शन लेने का सोचा गया है, और ये एक्शन भी शायद मुकदमात पर ही ख़त्म होंगे। तो क्या मुकदमात के ज़रिए आपको लगता है इमरान खान साहब दबाव में आ सकते हैं, या हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी किसी काम आ रही है उनके? देखें, एक सियासी अमल है जिसके ज़रिए हमने देखा है हुकूमतें जो हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाती हैं, और मैं तो उसका बिल्कुल भी मदा नहीं हूँ, ना ही ये होना चाहिए। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हर मुकदमा जो है वो सियासी है। अब ये साइफ़र का जो मामला है, जो ज़रा सा भी समझबूझ रखने वाला है, इन मामलात को समझता है, उसको पता है कि साइफ़र का गुम हो जाना ये कितनी बड़ी कितना बड़ा तनाज़ा है। अब लोग कहेंगे जी कि साइफ़र तो गुम नहीं हुआ, जरा इमरान खान कहते हैं ओरिजिनल कॉपी जो है फॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। तो व्यूअर को ये बताना चाहिए कि साइफ़र की कॉपियाँ नहीं होती। साइफ़र जो है ना वो आप एक करेंसी के नोट की तरह होते हैं जिसको आप फ़ोटो कॉपी करवा के नहीं चला सकते। अगर आपने साइफ़र की कॉपी निकलवानी है तो वो ओरिजिनल साइफ़र ही निकलेगा, और उसका एक हिस्सा जो है वो साइफ़र की एक कॉपी जिसको हम कहते हैं, जो फ़ोटो कॉपी नहीं है, कॉपी है, प्राइम मिनिस्टर को जाएगी, एक DGSI को गई, इस केस के अंदर GHQ को गई, फॉरेन सेक्रेटरी के पास थी, फॉरेन मिनिस्टर के पास थी। इमरान खान के पास जो कॉपी आई, फ़ोटो कॉपी नहीं, जो कॉपी आई वो इमरान खान ने गुमा दी। तो ये फॉरेन सीक्रेट्स एक्ट के तहत मेरे ख्याल में उसकी 3 साल की सज़ा है। ये सेल्फ कन्फेशन है। तो ये जो साइफ़र वाला मामला है बड़ा संजीदा मामला है। इसके ऊपर अगर तहकीक होती है और मुकदमा बनता है तो मेरे ख्याल में वो सियासी मुकदमा नहीं होगा। वैसे ये भी खान साहब ने सोचा नहीं कि ये कैसे उन्होंने, मतलब ये तो स्टेटमेंट खुद ही दे दी कि वो गायब होगी, बेसिकली ही डजंट हैव इट एनी मोर। बट एनीवे ये ज़रूर बताइएगा कि इसी गर्मी में ये बहुत वाजे नोट किया जा रहा है कि खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ एक बार फिर जो है वो बड़े डायरेक्ट हो गए हैं। बड़ी स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ से पहले भी आती रहती थी, फिर एक लल पीरियड था और अब दोबारा से तो सख्त बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। तो अगर यहाँ कुट्टी या मायूसी कुछ भी अगर आप कह लें वो हो गई है, तो फिर खान साहब दोबारा हुकूमत में आने की उम्मीद किससे रखते हैं? मतलब ये किस तरह सोच रहे हैं कि आगे फिर क्या होना है? मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली खान साहब ये समझते हैं कि वो शायद हुकूमत में ना आ पाएँ। उनका जो पब्लिक पोस्चर है वो इस बात से कता नज़र, ये जो इदारों के ख़िलाफ़ ओपन वॉर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ज़ाहिर इसके नताइज भी निकलेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप ये काम करें और फिर इसके नताइज ना निकलें, और नताइज जो हैं उनको ताकत में लाने वाले तो नहीं निकल सकते। शख्सियात को अगर उन्होंने फोकस करना था जो उन्होंने किया पहले, तो शायद शख्सियात के जाने से ये मामला तय हो जाते हैं। वो आने वाले सालों की भी बात कर रहे हैं। तो इमरान खान जो है उन्होंने अपने आप को बंद गली में ला के खड़ा किया, और मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ। उनके जलसों के अंदर कितने लोग शिरकत करते हैं, लोग उनको कैसे देखते हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन इस अंदाज से वो ताकत में वापस आते हुए मुझे लगते नहीं हैं। जो पॉपुलैरिटी है उसका इम्तिहान भी इंतखाबात के ज़रिए होना है, और इंतखाबात मुझे फिलफौर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इमरान खान साहब अपनी दुनिया में खुश हैं, उनका ख्याल है कि बड़े मकबूल हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, इस अंदाज से तो वो अपने आप को ही हिट विकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, और पर्टिकुलरली लास्ट फ्यू स्टेटमेंट्स जो उनकी तरफ से आ रही हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई बात नहीं कर सकते, गैर रस्मी बात करते हुए मीडिया नुमाइंदों से, दूसरी तरफ जलसों में वो ख़वातीन को और लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, और हमें पता है कि किसको कहते हैं, कि इनको माफ़ नहीं करना, उनको माफ़ नहीं करना, और चौकीदारी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो जो उनकी गर्दान है वो मतलब एक हद से अब तजावुज़ कर गई और है। इसीलिए जब वो ज़रा सॉफ्ट स्पीच भी कर लेते हैं और फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम किसी के बारे में, इदारे या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कुछ नहीं कहते, तो वो सिंसियर नहीं लगता। बिकॉज जो उनके दिल में है, जब वो अपने जलसे करते हैं तो वो चीज़ बड़ी आयाम हो जाती है, बड़ी निकल के बाहर आ जाती है कि हाउ ही एक्चुअली फील्स, और फिर वो और अब वो शख्सियात से मेरा ख्याल है question marks तजावुज़ कर रहते गए हैं। हैं। अब जिस नहज पर उनकी तनकीद पहुंच गई है, वो आवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाकर खड़े करने की ही ऐसा लग रहा है कि कोशिश है या उसकी प्लानिंग है, जिसका वो बरमला अब अपने लेटेस्ट जलसों में इजहार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती लेकिन है। अगर उनको पकड़ लो तो वो अपोलोजाइज भी कर देंगे, क्योंकि वो माफ़ी मांग। अच्छा, एक तो ये दूसरी बात ये कि जो साइफर
की कॉपी, अगर आई एम श्योर कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइफ़र फ़ोटो कॉपियाँ नहीं होता, ये वहीं से एक अदद अलहदा नया साइफ़र निकलता है जो मुख्तलिफ इदारों या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जनाब वो साइफ़र की जो हमारे पास जो काबीना किया वज़ीर आज़म हाउस का साइफ़र था ना, वो तो हमने भेज दिया था स्पीकर को, फिर स्पीकर ने भेज दिया था सदर मुमलिकत को, सदर मुमलिकत ने भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट में। जबकि इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जो वज़ीर आज़म का साइफ़र था वो तो पता नहीं कहाँ गया, सदर मुमलिकत के पास एक अलहदा साइफ़र था, एज इन उसी का एक और नकल कह लें, कॉपी कह लें, बेसिकली फ़ोटो कॉपी नहीं लेकिन नकल कह लें, और वो उन्होंने भेजी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो साइफ़र है जो फ़ोटो कॉपी नहीं है, ये कहाँ गया फिर? मतलब जिस चीज़ पे सोचे कि किसी मुद्दे पे लड़ाई हो रही हो और लड़ाई मार कुटाई तक बात जा रही हो और उसके बाद ढूंढा जाए तो वो चीज़ ही गायब है। और इतनी खूबसूरती से असद उमर टाइप रहनुमा पीटीआई के ट्विस्ट करते हैं कि अब ये कह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में उन्होंने डाल दिया ना कि जनाब इन्होंने साइफ़र गुम कर दिया है। सर थोड़ा सा सब्र कर लिया कीजिए, आपने पता नहीं क्या क्या बातें कर दी कि वज़ीर आज़म हाउस को शुक्र है आग नहीं लगी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ हुआ कि उन्हीं से गुम हो गया। नहीं, लेकिन वो सब्र नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आगे एक्चुअली उन्हीं के अपने बंदे से ये हुआ है, तो दे हैव टू से व्हाट दे हैव टू से। बाय द वे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में हुआ एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी की प्राइवेट जो सिक्योर्ड टेलीफोन लाइन थी उससे गुफ्तगू टैप करके रिलीज़ की गई या लीक की गई, तो इसका मतलब है वो अरसलान बेटा वाली तमाम गुफ्तगू की उन्होंने सॉर्ट ऑफ तस्दीक कर दी है। फिर वो सही थी, वैसे किसी को नहीं लगा कि वो गलत थी, वो सही थी। उसकी तरदीद भी कभी नहीं आई, बाय द वे ऑन रिकॉर्ड उसकी तरदीद भी कभी नहीं आई। वी नीड टू मूव ऑन, और वैसे तो आई वांटेड टू मूव ऑन टू अ बेटर टॉपिक, लेकिन अब अनदर पेनफुल टॉपिक जिसके ऊपर हम चले जाते हैं, जो कि आजकल है पाकिस्तान क्रिकेट। क्या हो रहा है हमारे यहाँ? तो जी पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ ऑब्वियसली ख़त्म हो गई है, लेकिन कौमी जो हमारी प्लेइंग 11 टीम है उसकी आखिरी 2 मैचेस में ख़राब परफॉर्मेंस, मतलब डिज़मल परफॉर्मेंस, बहुत ही शॉकिंग परफॉर्मेंस पर बहस जो है वो बिल्कुल जारी है। और एशिया कप से सब एक ही बात जो है वो कर रहे थे कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो शदीद मसाइल का शिकार है। इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस की तवील सीरीज़ खेलने के बावजूद ये मसला जू का तू बरकरार है, और आखिरी मैच में तो पाकिस्तान ने हाथी कर दी। आखिरी मैच में मुझे लगा था दे गेव अप, They did actually. They knew there is nothing we can do about it, and ये बिल्कुल ही ऊपर से नीचे तक ख़राब सिचुएशन हो चुकी है। फ्लॉप बैटिंग के साथ साथ नाकिस बॉलिंग और ख़राब फील्डिंग नहीं, मतलब एम्बैरेसिंग फील्डिंग मैं तो कहूँगी, वो भी देखने को मिली, और खिलाड़ियों में जीत की लगन जो है वो सिरे से नज़र नहीं आई। और अब्दुल्ला इसी चीज़ को कहते हैं गिव अप कर देना। जीत की लगन सिरे से नजर नहीं आया। मैं उस पर सोच रहा हूँ कोई जवाद अहमद ने कोई गाना नहीं बनाया है जवाद अहमद का ही हो सकता है मेरा ख्याल है, और नहीं हो सकता। अच्छा जी, जो भी बैटर्स एक्चुअली पिच पर आ रहे थे वो इस यकीन के साथ आ रहे थे कि मैच नहीं जीत सकते, मैच है ही नहीं हमारा। वो नजर आ रहा क्रिकेट भी सोशल मीडिया पर दिल खोलकर भड़ास निकाल रहे हैं और पुराने तर्ज की क्रिकेट खेलने पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी की गुफ्तगू मैंने सुनी, वो कह रहे हैं कि जी पुराने तर्ज की क्रिकेट पे तनकीद जायज़ है, लेकिन कोई बटन नहीं है जो ऑन ऑफ करके इनको ठीक किया जा सके। 4 साल बाद ये घोड़े तैयार होंगे, तो आप माजी में जाकर देखिएगा 4 साल पहले भी किसी ने यही बात की होगी, आज ये यही बात कर रहे हैं, और गालिबन आने वाले 4 साल बाद भी कोई और शख्स बैठा हुआ यही बात कर रहा होगा कि 4 साल बाद घोड़े तैयार होंगे। एनीवे जी, मसला है क्या मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं, हमें तो पूरा मिडिल टॉप बॉटम हर ऑर्डर ही अजीब सा लग रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ हैं। आगे प्लीज़ बताइएगा कि इंग्लैंड सीरीज़ जो है उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला कहते रहे जी मिडिल ऑर्डर का हमारा मसला है, और यही हम लेके खेलने आ गए हैं इधर। लेकिन 7 मैचेस खेलने के बाद क्या पता चला हमें कि क्या ये मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार है? हमारा मिडिल ऑर्डर ही मसला है या ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड और ऑस्ट्रेलियन टीम भी? आप सोचें हमारा मसला क्या है? एक सजेशन दिए जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर देना काम नहीं होता, उसका कोई हल भी होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है एक मेरी सजेशन है, इस टीम को आप भी देखें, लोगों से पूछें कि क्या इसको देख के ज़्यादा हौसला होता है या ये जो अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट आपकी बैटिंग लाइन अप और जो चॉइसेस थी। मैं तो ये समझता हूँ कि फ़खर को अगर T20 में खिलाना है तो उसका बेस्ट जो हल है या उसका यूजेज है वो ओपनर के ऊपर है। अगर आप 1 मिनट के लिए फ़खर और रिजवान को ओपन कराएं, 3 नंबर पे आप
शान मसूद को लाए, 4 नंबर के ऊपर आप बाबर को लेकर आए, क्योंकि 4 नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट। वहाँ से आपका कप्तान है, आप मोस्ट सीनियर है, टेक्निकली साउंड है, तो 4 नंबर पे आए और टीम को मैच जिताए। 5 नंबर पे ये शुएब मलिक को लेकर आए और 6 नंबर पे जितने भी हमने मिडल ऑर्डर देखे अभी तक उनमें आसिफ इज़ स्टिल बेटर, लेकिन जब 2-3 ओवर आखिर के रह जाए तो 6 पे उनको लेके आए। 7 पे आपके शदाब हैं, 8 के ऊपर नवाज़ है और दिन आपके 3 बॉलर्स भी अगर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हों तो बहुत खुशी की बात होगी। शाहीन है, उसके साथ नसीब शाह नया बॉल करें और फिर हारिस रऊफ। ये टीम और ये जो आपने अभी देखी है इंग्लैंड की टीम, इसको कंपेयर करें और लेट्स स्टार्ट अ डिबेट। अच्छा, आपने तो पूरा प्लान मुरतब ये तो कर आपने दिया, पूरे बता ज़बरदस्त दिया हो कि गया फ़खर आपका। को भी- ज़रा आने वाले दिनों में तैयारी की बात कर रहे हैं आप, वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में और उससे पहले फिर न्यूजीलैंड में हमारी टीम मौजूद है। बताइएगा, आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर अस। आकिब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के आपको पता है बड़े ये कहते हैं कि इनिंग्स बनाने का बेहतर तरीका ये है कि 1 या 2 लोग थोड़ा स्लो खेल कर विकेटें बचाएं, इनिंग के आखिर तक एंकर का रोल अदा करें, बाकी आकर मारधाड़ करें और आकर जाते रहें, रन साथ साथ आगे बढ़ाते Sometimes it's रहें। too late for that, by the way, it's strategy. चले, अब कई सालों से इसी फार्मूले के तहत हम बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं, तो अब क्या ये फार्मूला आउटडेटेड हो गया है? ये अप्रोच या ठीक है अभी भी या नहीं ठीक है? आप क्या कहेंगे? कोई एतराज़ है आपको इस पे? मिक्स हम कर गए, हम 4-5 साल की परफॉर्मेंस को लेके आ गए। तब टीमें इसी तरह खेलती थी, 170 180 तक वो सोच होती थी, लेकिन अब वो 200 की तरफ सोच रहे, 200 प्लस की तरफ सोच रहे। अब वो क्रिकेट, हमारे ज़माने में ये क्रिकेट होती थी 90s के अंदर कि ऊपर से विकटें ना गिरे, अच्छा स्टार्ट मिल जाए, आप आखिरी 7 से 8 ओवर्स में चार्ज करते थे और तब 250 रन जो थे वो बहुत ज़्यादा रन होते थे वनडे के अंदर। वनडे में वो लोग 350 की सोच रहे हैं, T20 में वो 200 के करीब जाके वो सेटिस्फाई होते हैं। और इसमें रीबिल्डिंग नहीं हो सकती T20 क्रिकेट में। आपने एक टारगेट आपके जहन में होना चाहिए जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं कि हमने पहले 6 ओवर्स में दायरा लगा हुआ, सिर्फ 2 लोग दूर हैं, तो हमने 60 प्लस तो बनाने इस तरफ आपने सोचना है। और लास्ट जो आपके 4 ओवर हैं उसमें 50 रन है, तो 110 बन गए। बाकी आपके जो 10 ओवर हैं उसमें आपने 9.5 एट टाइम्स बड़ा ओवर लग जाता है, तो आपके 200 रन की प्लानिंग कर सकते हैं और हो सकती है। यानी अब टारगेट दिमाग में भी रखना है तो 200 प्लस होना जब चाहिए। दुनिया तब्दील होती है तो फिर हमें भी होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, और डेफिनेटली तरीक़ेकार भी बदलना होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि टीम तो ऑब्वियसली यही है, टीम कैन नॉट बी चेंज। फ़खर और शाहीन फिट होकर वापस आ भी जाएं तो आते आते ऑब्वियसली शायद फॉर्म में उनको कम्प्लीटली आना उसमें भी देर लग सकती है। और फिर खिलाड़ियों में तब्दीली किए बगैर करना क्या चाहिए? क्या बैटिंग ऑर्डर बदल कर देखना चाहिए, उसको भी ट्राई कर लें, या फिर अप्रोच ही बदले बगैर कोई फ़ायदा नहीं हो सकता? मतलब सजेस्ट क्या करेंगे आप? देखिए, इस बैटिंग लाइनअप से तो आप नहीं जा सकते, आपको चाहिए शुएब मलिक। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि PSL होती है, वो आपका बेस्ट टूर्नामेंट है, उसमें अगर आप देखें कोई डाउट नहीं रह जाता अगर कोई बंदा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके साथ होते हैं, टॉप क्लास आपकी बॉलिंग होती है सब टीमों की, क्राउड का प्रेशर, टीवी का प्रेशर, तो सारे एस्पेक्ट जो है ना वो उसमें कवर करते हैं। तो उसमें तो सबसे अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो लास्ट भी देख लें तो शुएब मलिक है, पिछले साल भी देख लें शुएब मलिक है, तो आप उसको नहीं इग्नोर इस तरह से कर सकते। आपका वो 5 नंबर पे खिलाए उसको। मैंने टीम आपको पहले भी बताई है कि मेरी तो ये सोच है कि शुएब मलिक भी आए और बाबर जो है वो भी 4 नंबर पे खेले और फ़खर ओपन पे खेले रिजवान के साथ, और 3 पे शान मसूद आए। ये मुझे तो बेहतर ऑप्शन लग रही है। अगर यही आपने टीम ज़िद पकड़ ली है कि हमने नहीं बदलनी, तो फिर आपने ICC से टाइम क्यों मांगा कि हमें मज़ीद टाइम दे, हमें और टाइम चाहिए टीम फाइनली अनाउंस करने में?
चलें जी, लेट्स सी Good, कोई आपने तो तब्दीली अपना एक होती है पूरा या नहीं। लाइनअप दे दिया कि हाउ यू वुड लाइक टू सी इट हैपन। And you would very much like to see Shoaib Malik in action at number 5. Thank you आकिब भाई। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आम आदमी की सवारी तसव्वुर किया जाने वाला निज़ाम, रेलवे का निज़ाम वैसे तो अब आम आदमी की पहुंच से तकरीबन दूर हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है विद फ्यूल कॉस्ट एंड एवरीथिंग गोइंग अप, रेलवे की टिकट्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला तो ये था कि हमारे यहाँ डेविस्टेटिंग सैलाब के बाद रेलवे का निज़ाम ही दरम वरम हो गया था। देयर वाज नो कम्युनिकेशन रेलवेज़ की। भाई बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पानी के नज़र हो गया, कई जगहों से ट्रैक पानी में बह गया। तकरीबन 2 माह तक अगर देखें तो ट्रेनें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक मुअत्तल भी रही हैं और लोगों को आमदो रफ्त के साथ सामान की नकलो हमल के लिए भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। मगर अब आप शुक्र करें कि ट्रेनें जो हैं वो ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी बहाल कर दिया गया है, जो आइंदा कुछ दिनों में पूरी तरह बहाल हो जाएगा। वादा तो यही है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों पर किरायों में इजाफे का बम भी गिरा दिया। तो यानी ट्रेन तो हमने ठीक कर दी है, ट्रैक भी ठीक कर दिया है, लेकिन नाउ यू विल हैव टू पे परहैप्स इवन डबल द प्राइस टू ट्रैवल। और ये इजाफा कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, पूरे 40% है। तो मैं कहती थी ना, ऑलमोस्ट डबल 40% ऊपर चला गया है। और टिकट जो अब है वो 40% ज़ायद कीमत पर मिलेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड इन इटसेल्फ है। अब आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल दें कि इकोनॉमी क्लास का जो किराया है वो कम से कम 3000 रुपये कर दिया गया है। कराकोरम एक्सप्रेस AC बिजनेस का किराया जो है वो 9000 जी। अंदाज़ा करें आप। AC जो है वो स्टैंडर्ड AC AC स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का किराया जो है वो 8000 कर दिया गया। और इसी तरह कराची एक्सप्रेस AC बिजनेस का किराया जो है वो 5700 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। एवरीथिंग इज गॉन अप। लाहौर से कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस में AC बिजनेस क्लास का टिकट अब 7000 रुपये में मिलेगा। अब ज़मीनी हालात ये हैं कि महकमा रेलवे ने सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की बुकिंग पर पाबंदी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब पाबंदी एज इन 20 अक्टूबर तक बढ़ गई है। ट्रेन ड्राइवर्स और अमले ने सिंध के ट्रैक को पानी की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया है। DS सखर को मिलने वाली रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि ट्रैक पर पानी मौजूद है, कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल महकमा रेलवे ने वाज़े किया है कि खैबर मेल रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग जारी रहेगी, जबकि 5 अक्टूबर से बहाल होने वाली ट्रेनों की बुकिंग भी जारी रहेगी। महकमा रेलवे को किराए बढ़ाने की तो सर्टनली बहुत जल्दी थी, लेकिन हालत यह है कि 2 माह हो गए हैं अपने ट्रैक्स तक मुकम्मल करके इन पर अभी तक ट्रेनें बहाल नहीं की जा सकी हैं। सो ये सारी सूरत हाल है। एक्चुअली पहले तो हमें ट्रैक्स का ही बता दें, क्योंकि चले इतने पैसे दे के कोई जा भी रहे तो उसकी तो जान अड़ी होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो इस पे सबसे पहले सवाल बनता है। बाबर अली रजा स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान रेलवेज ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, सबसे पहले ऑब्वियसली सैलाब के बाद मुल्क में हमने देखा है कि ट्रेन ऑपरेशन तो मतल हो गई, जो अब बताया जा रहा है कि बहाल भी हो रहा है। तो क्या सब ट्रैक क्लियर हो चुके हैं और मुकम्मल बहाली कब तक हो जाएगी? कोई टाइमलाइन दें। देखिए जी, 2 बुनियादी एरियाज़ थे जो कि मुतासिर थे, एक कराची सेक्शन और दूसरा क्वेटा सेक्शन। जो कराची सेक्शन है वो बहाल हो चुका है और जो क्वेटा एरिया है उसकी बहाली में तकरीबन 3 माह लग जाएंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि वहाँ जो पुल है वो टूटा हुआ है, उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसकी तामीर की रिक्वायरमेंट है कि उसको तकरीबन 3 माह का अरसा लग जाएगा। अच्छा, अब बाबर साहब, निज़ाम मुकम्मल होने के बाद धड़का तो ये लगा रहता है ना, ट्रैक्स की हालत कैसी है, मतलब मुस्तक़बिल के लिए सफ़र महफूज, मतलब इवन इफ़ माई सेल्फ और हमारी फैमिली या दोस्त रिश्तेदार भी अब जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि सिंध में इतना बुरा हाल है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। तो इसकी अपग्रेडेशन या इसको महफूज बनाने पर कोई काम शुरू किया गया है? इसका कोई एस्टिमेट लगाया गया है? देखिए, तखमीना अपने आखिरी मराहल में है, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है उसका फाइनल उसका जो एस्टिमेट हम आपको दे देंगे। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि धड़का लगा रहेगा, तो हमने इसीलिए इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो ट्रेनें हमने बहाल की हैं उन पर, कि जो 18 घंटे का सफ़र था वो हम पैसेंजर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए 22 घंटे पर ले गए हैं, ताकि सबसे जो पहले है आवाम की जो मुसाफिर हैं हमारे, उनकी सेफ्टी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। मतलब ये जो विजुअल्स है ना, ये इटसेल्फ हॉन्टिंग है कहीं, मतलब ट्रैक्स का हाल क्या हुआ है, हम यहाँ बैठे होते हैं ना शहरों में, अंदाजा नहीं होता। हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप हमें 100% एश्योरिटी दें, क्योंकि अगर सिर्फ विजुअली देखा जाए
तो हम किसी को अश्योरिटी दे नहीं सकते। बहुत बुरा चलिए, हाल हुआ। ट्रैक्स आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और कुछ ट्रैक्स जो हैं कोयटा वाले एरिया के वो आप कह रहे हैं 3 महीने भी लग सकते हैं, ये तो हो गया। अब मुसाफिरों पर ये जो टिकट्स का किराए जो बढ़ाए गए हैं, उसका बम जो फोड़ा गया है, उसका क्या करना है? क्योंकि ये ठीक ठाक इजाफा आपने किया है, तो जब कौम को रिलीफ की ज़रूरत है, रिलीफ देने का टाइम आया है, तो उस वक्त ऐसा फैसला लेने का मकसद क्या था आपका? मतलब आपने सोचा था जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, वो क्या ये मज़ीद बड़े और किराए दे सकेंगे कि नहीं? देखें, आपके इल्म में है कि हमें ठीक ठाक खसारे का सामना करना पड़ा है, तो अभी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए ये हल्की सी जो है आपको रैशनलाइजेशन आपको ये नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये ठीक ठाक का जो लफ्ज़ आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने को होश रुबा इजाफा कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये होशरुबा इजाफा ही है। और ये 40% हल्का सा नहीं होता है, सर। दिस इज नॉट अ 10-15%। और वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो मुल्क को देखें जरा, बेचारे लोगों का जो नुकसान हुआ है। सो अगर यहाँ तो फिर भी 40% का चीजें हिसाब हैं कि उसको लगाएं बेहतर बनाया तो जा सकता 3000 है। पर, वैसे तो 3000 का कौन सा टिकट होता है, 3000 पर 1200, 1000 पे 400, 2000 पे 800, तो इस हिसाब लगा लेना, मतलब 9-9 हज़ार तक टिकट पहुंच गए हैं। खैर, जहाज़ों का भी आप हाल देखें, अब वन वे जहाज़ का अगर आपने कराची लाहौर किसी इमरजेंसी की सूरत में जाना हो तो 19-20 हज़ार रुपये में मिलता है, मिनिमम की बात कर नहीं, रहा वैसे हूँ इतना ही था। वन वे की बात हो रही है हुमा, ये 2 साइडेड होता था किराया 25 हज़ार तक का। अभी 2 साइडेड जो है वो 40, 45, 50 हज़ार की बात आती है। यस, ना ट्रैवल करें। मैं कहती हूँ जो अननेसेसरी ट्रैवल तो वैसे ही ना नहीं करें। तो वैसे ही मतलब कर कौन सकता है, आप हमारे कहने से कौन, वैसे ही रुक गया है लोगों का unnecessary। मतलब वैसे अगर बेगम जहाज चल रहे का हैं। दिल चाह रहा है मैके जाने का, अपनी अम्मी घर जाने का, अगर आपका किसी और शहर में आई डू ससुराल, नॉट कंसिडर दैट अननेसेसरी। हाँ मतलब मगर आप जब दिल चाह रहा हो तो चाह रहा होता है। नेगोशिएशन करके, मेरा ख्याल है कि आपको बीच किराए निकालने के, हाँ अगर साल में 2 चक्कर लगते थे तो 1 हो जाए, 3 होते थे तो 2 हो जाए। ये वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस है जो बात हो रही है इधर। वी आर मूविंग ऑन, यू नो। तो आम तौर पर जी कहा जाता है कि इख्तलाफ तो भाइयों में भी हो जाता है, और इसकी मिसाल को सामने रखें तो ये हैरानी की बात नहीं कि एक ही पार्टी के 2 अरकान जो हैं वो पॉलिसी मामलात पर मुख्तलिफ राय रखते हों, लेकिन जब वो पब्लिकली बात बहुत ज़्यादा सामने आती है ना, फिर और लगना स्टार्ट हो जाता मशवरा है। ये है कि ना करेंगे। चलें आप फिर बता दें। निजी महफिलों तक तो चलें ठीक है, लेकिन अगर ये अख्तलाफात अवामी फोरम्स पर ज़ेर बहस आने लगें तो समझ जाना चाहिए कि मामला महज अख्तलाफ तक महदूद नहीं है। नून लीग के 2 मौशी दिमागों के दरमियान ऐसी रस्साकशी आजकल जारी है। जब मिफ्ताह इस्माइल वज़ीर ख़जाना बने तो उनके मुश्किल फ़ैसलों को उनकी अपनी पार्टी के एक धड़े ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ख़ास तौर पर वो लोग नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब समझे जाते थे। इन रहनुमाओं में मरीम नवाज़ और इसहाक डार पेश थे। मिफ्ताह इस्माइल रद्द अमल में क्या कहते थे वो आपको सुनवाते हैं। तो ज़्यादातर साथी हैं वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ साथी जो है वो सचमुच तशवीश है उनके पास, और कुछ जेलसी में भी करते होंगे, ज़ाहिर है। ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे खिलाफ जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं। मगर अब अच्छा ये jealousy भी थी। तो मैं बता रही थी ना कि और ख़ासतौर पे जब पब्लिक फोरम्स पे ये बातें होना स्टार्ट हो जाएं, खैर ये काफ़ी देर से हो ही रही थी, तो अब जी इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना बनते ही पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए से ज़ायद कमी की। तो मिफ्ताह इस्माइल को ये फ़ैसला ज़्यादा पसंद नहीं आया, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अंदाज़ पसंद नहीं आया उनको। और ये सुन ले ज़रा उनका क्या कहना था इस बात पर। एक चीज़ जो IMF को यकीन था, और मैं उनसे शर्त लगाता था कि ये नहीं होगा, जिस दिन तुमको पैसे मिलेंगे उसके बाद तुम टैक्स नहीं बढ़ाओगे। एक होता है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जब वो फेडरल गवर्नमंट रखती है, सूबे शेयर नहीं करता। मैं सेल टैक्स नहीं लगाऊंगा, ये लगा दूंगा तो फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट थोड़ा कम हो जाएगा। मैं कहा नहीं, फॉर श्योर आई विल इंक्रीज इट। तो पहले 3 महीने पेट्रोल पे 10-10 रुपये बढ़ाया और डीजल पे 5 बढ़ाया, तो फिर इस महीने फिर हुकूमत ने नहीं बढ़ाए 5 रुपये। तो जवाब में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मिफ्ताह इस्माइल से शिकवा करते हुए कहा कि खुलेआम गुफ्तगू करने के बजाय मिफ्ताह उन्हें फ़ोन कर लेते तो हल बता देता। साथ ही इसहाक डार ने मिफ्ताह को बता दिया कि वो IMF को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ताह साहब ने हैंडल नहीं करना या किसी और ने हैंडल नहीं करना। कीमत ये नहीं था, बढ़ाने की समरी नहीं थी, ज़रा कम रिडक्शन की समरी थी, 2 रुपये 63 पैसे की थी। मैं समझता हूँ कि फ्लड में डूबा हुआ आधा पाकिस्तान और अवाम के ऊपर जो बोझ हम डाल चुके हैं, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता था कि मैं 10 रुपए की लेवी जो है 5 रुपये पेट्रोल 5 पे डीजल लगा दूं। मिफ्ताह साहब शायद उसमें कंफर्टेबल होते होंगे,
मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। ये बुरी बात है कि हम पब्लिक में जाकर मुझे फ़ोन करके पूछते, उनको बता देता इसका हल नंबर 1 ये है, हल नंबर 2 ये है, हल नंबर 3 ये है। अच्छा, वैसे अगर 25 साल हो गए IMF से डील करते हुए तो ये हिसाब लगा लें कि हम 25 साल तक IMF से डील करते रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, तो देयर मस्ट बी समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग कि हमें बार बार IMF मतलब के फिर पास तो आना हमें पड़ता है। उस नहज पे पहुंचना चाहिए था कि IMF की ज़रूरत ही ना होती ना, क्योंकि हम इतना डील कर चुके हैं कि नाउ वी नो व्हाट टू डू, बट नहीं, हम अभी भी वहीं लगे हुए हैं। तो इन अ नटशेल इस सारी स्टोरी का मकसद ये था कि इज़हार डार ने दूसरे अल्फाज में मिफ्ता इस्माइल को चुप रहने का पैगाम बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह तौर पर दे दिया। उन्हें कहा है कि आपका काम ख़त्म हो चुका है और अब उन्हें अपना काम करने दे। इज़हार डार अब नून लीग में नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो मजबूत कर रहे हैं और लग रहा है कि वो अपने वोटर्स को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जो मुश्किल फैसले हुए हैं उन्हें नवाज शरीफ की हिमायत हासिल नहीं थी। तो बेसिकली बिल्कुल यही उनकी टोन है और यही वो कहना भी चाह रहे हैं और इसलिए वो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या चाहता है वो मैं लेके आया हूँ बात। लेट्स सी क्या होता है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और भाई एक खबर, अब पता नहीं इस पर क्या रिएक्ट करना है, लेकिन तशवीशनाक बात तो है। मेरा ख्याल है कि कराची में अब होने चाहिए, वक्त की अहम ज़रूरत है बल्दियाती इंतखाबात। कराची में बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन कराना मुहाल ही हो गया है। अब सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से एक बार फिर माजरत कर ली है, जिस पर तशवीश होनी भी चाहिए और है भी सबको। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में सिंध पुलिस के ख़त को जवाब बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पुलिस फोर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है, इसलिए कराची और हैदराबाद डिवीज़न में 3 माह तक इंतखाबात मौखर किए जाएँ। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को शहर में ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं। कराची में पहले भी 2 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। 24 जुलाई को तो चलें बारिश हो गई थी, उसके बाद 20 जुलाई को मुमकिन बारिशों के पेश नज़र ये मुलतवी कर दिए गए थे। 24 को होने वाले इंतखाबात 28 अगस्त को कराने का ऐलान किया गया था, लेकिन सैलाब की सूरत हाल ज़रा ख़राब थी, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए, जिसके बाद 23 अक्टूबर की तारीख सामने आई है। अब हमारे ही प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कोई 2 हफ्ते पहले वज़ीर आला सद ने वाज़ेह कर दिया था कि मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, ना सिंध हुकूमत ऐसा कुछ करने का सोच रही है। लोगों के सैलाब की बातें सुन के और क्रिटिसिज्म सुन के और इवन गुस्सा सुन के और अब्यूज़ सुन के भी इतना गुस्सा नहीं आता जितना इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर गुस्सा आता है कि हम इन लोगों का नहीं सोच रहे और हम अभी इलेक्शंस के बारे में बात करें और मैं बताऊं कि जी महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। मेरे इस वक्त दिमाग में ही नहीं है ये चीज़। तो बहरहाल जी सिंध हुकूमत के इरादों से साफ नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन जल्द होते नज़र नहीं आ रहे उनको, और जमात इस्लामी और PSP बाय द वे इस नई सूरत हाल से बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये जमातें ना सिर्फ कराची में फौरी बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर हामी हैं, बल्कि इसके लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाती रही हैं। बल्कि अगस्त से ही जब हमें लग रहा था कि हो रही है तो हमने इनसे बातें करना स्टार्ट कर दी थी और बड़े इनके प्लान्स थे, और जब ये पता चला कि जी ये तो बारिशों की नज़र हो गए और ये तो नहीं होने वाले, तो तब भी बहुत एहतजाज था कि ये सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए। ऑल्दो हाउ, क्योंकि वाकई कुछ चीज़ें तो हैं जिस तरह पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी जो है जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, कराची में सीमा बल्दियाती इंतखाबात आपको पता तय हैं और तय थे गालिबन। लेट्स सी के इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने साफ बता दिया कि अभी तो मुमकिन नहीं है, पुलिस की फ़ोर्स दस्तयाब नहीं है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखें, सिंध हुकूमत के लिए तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी सैलाब और बारिश की वजह से ये बात करते हैं, लेकिन ये इंतखाबात तो ड्यू हो गए थे, आज से 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया उस वक्त। तो जब से क्यों नहीं करवाए उन्होंने इलेक्शन? तो ये सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी और अवामी हुकूमत कहती है, इनकी सरिश्त में ये नहीं है कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें या ये जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए कोई काम करें। जमहूरियत की जीम भी इन लोगों में मौजूद नहीं है। ये ना अपनी पार्टी में इलेक्शन कराते हैं, ना जमहूरियत की जो नर्सरी होती है ग्रास रूट लेवल पर लोकल बॉडीज़, ना उसको ये बाख्तियार बनाते हैं, ना उसके इलेक्शन कराना चाहते हैं। पिछले इंतखाबात भी बार बार इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कराए गए थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि 2015 में आखिरी बल्दियाती इंतखाब इस कराची जैसे शहर में हुए हैं
और कराची शहर वो है जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का इन्हिसार है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के टैक्सेशन का इन्हिसार है। उस शहर के साथ ये सलूक है कि उसकी जो बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए जो फोरम मौजूद होना चाहिए वो फोरम ही मौजूद नहीं है, और शहर के पास मेयर ही नहीं है, शहर के पास उसके टाउन के चेयरमैन ही नहीं है, उसके यूनियन काउंसिलों के काउंसिलर या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर फिस्तायत है इस पार्टी में और सिंध हुकूमत में, किस तरह आमराना इनका जहन है कि जिसमें इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अच्छा हाफिज साहब, लेकिन उनकी रीजनिंग भी आप सुन लें, और बताया जा रहा है कि सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन को मतलूब स्टाफ जो है वो मुहैया किया नहीं जा सकता और ना ही सिक्योरिटी दी जा सकती। तो आप खुद जानते हैं कि सैलाब ने वाकई सब कुछ जो है हर निज़ाम का तहस नहस मचा दी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में ताख़ीर की ये जो वजह है माकूल वजह है, मतलब जस्टिफिकेशन है इस बात की भी? देखें, कोई माकूल वजह नहीं है। आप ये बताएं ना कि इस वक्त 35,000 से ज़ायद की नफरी है पुलिस की कराची में, तो ये खुद ही बता दें कि 35,000 से ज़ायद की नफरी अगर मौजूद है तो उसका ज़रा हिसाब किताब तो दें हमें। इनमें से कितने लोग हैं अफसरों में और कितने लोग हैं SHOs की सतह पर, और कितने जो है वो SI और ASI और मुख्तलिफ रैंक्स के लोग हैं और पुलिस के एहलकार हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं। हमारा तो हमेशा से ये बात रही है कि मुकामी पुलिस होनी चाहिए, यहाँ के लोगों अफसर बन सकते हों पुलिस के, यहाँ के लोग कोई ज़ुबान भी बोलते हों, परमानेंट रेजिडेंट हों, उनके बच्चे यहाँ पर रहते हों, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी ये ज़रूरी है। तो ये तो बुरी तरह एक्सपोज भी हो रहे हैं इस अमल से। पता चल रहा है सिंध हुकूमत का कि इनके पास जितना अमला है सेक्रेटेरिएट का, उसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस का अमला कराची से कोई ताल्लुक नहीं, ट्रैफिक पुलिस का अमला कराची से कोई ताल्लुक नहीं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जितने अफसरान हैं 80% उनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं, और कराची सिंध का आधी आबादी का शहर है। लेकिन ये सलूक ये जानबूझकर करते हैं, खुद लिसानियत इनके जहनों के अंदर जो है भरी हुई है, और ये उसी बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। हम तो इस पर यकीन नहीं रखते हैं। तो एक बात तो ये है कि इसके ज़रिए से अगर एक्सपोज होंगे, इनसे पूछना चाहिए कि बताइए। दूसरी बात ये है कि भाई अगर पुलिस आपको पूरी नहीं पड़ रही, आप रेंजर्स से मदद लें। आप अगर पुलिस पूरी नहीं पड़ रही तो आप पंजाब पुलिस को बुलवाइए। आप जो है वो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जितनी बड़ी ज़रूरत ये इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन लोगों की, ये कोई शौक़ नहीं है, ये कोई जो है सियासतबाजी नहीं है, ये इस तरह का कोई काम नहीं है कि बस हो गया तो ठीक है और नहीं हो गया तो। ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है कि हमें बल्दियात चाहिए, हमें सड़कें चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि अगर ये पुलिस पूरी नहीं कर रहा है तो पंजाब से और KP से पुलिस बुलाइए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लेट्स सी वैसे इलेक्शन कमीशन अब क्या फ़ैसला करता है, उन्होंने रिक्वेस्ट तो डाल दी है। हाफिज़ साहब, अब सूरत हाल यही है कि सिंध हुकूमत के ताउन के बगैर इलेक्शन सर्टनली बड़े मुश्किल हो जाएंगे। फिर आपने क्या सोचा है, आप कोई दबाव डालेंगे, क्या करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर हों? अब जो डेट्स अनाउंस की गई हैं ज़िमनी की भी, और वैसे ज़िमनी तो चलें बल्दियाती की, सो आपके पास कोई है प्लान, आपने सोच रखा है इस सिलसिले में कुछ? देखें, हमारे पास तो ऑप्शन है, हम आवाम के साथ भी कॉन्टेक्ट में हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा करस्पॉन्डेंस करते हैं, और उसके साथ साथ हम अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। अभी चंद दिन पहले ही तो सिंध हाई कोर्ट में हमारी जो पिटिशन थी, और जब इनकी तरफ से डेट अनाउंस हो गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूँकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अब लिहाजा इस पर इलेक्शन करवाया जाए। ये फैसला है उनका मौजूद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है। आपने पिछले इंतखाब को भी 28 अगस्त को ये कह कर के बारिश होने वाली है, जबकि कोई फोरकास्ट 28 अगस्त को नहीं थी, इन्होंने जवाब बना दिया था और आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब तो ना कोई बारिश की फोरकास्ट है और ना इस तरह के हालात हैं कराची के अंदर। हाँ, अगर जिन अजला में पानी पड़ा हुआ है, जिन अजला में आप नहीं करा सकते, वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने भी आपको इसकी गुंजाइश दी है। लेकिन कराची में इलेक्शन कराने में तो कोई रुकावट नहीं है, सिवाय इसके कि इनका माइंडसेट यही है कि ये कराची को एम्पावर नहीं करना चाहते, यहाँ पर जो है वो बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। अब अगर ये 10 साल भी नहीं कराना चाहते तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके हाथों इसी तरह यलगमार बना रहेगा? इसी तरह ये जवाब बनाते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन जो चाहेगी सिंध हुकूमत वो काम करता रहेगा? तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन नज़र आता है हमें। तो मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी वाज़ेह तौर पर नोटिस लेना चाहिए, इंतखाब को बर वक्त होना चाहिए, और पूरे पाकिस्तान से फ्रंट्री जो हमारी कॉन्स्टेबलरी है, FC जिसे कहते हैं, उसको जो है वो बुलवाएं, या रेंजर्स को बुलवाएं, या फौज को बुलवाएं, या पंजाब पुलिस को बुलाएं, या KP पुलिस को बुलाएं, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन हमारी ज़रूरत है, इलेक्शन हमारा शौक़ नहीं है। ज़रूरत है, शौक नहीं है, ये बात तो दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब। तो आपको बताएं जी, टेंट पैकिंग हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि हमारी लड़कियां हैं जो कि
कैन यू बिलीव टेंट पेगिंग कर रही हैं, खेल रही हैं नेज़ाबाजी। ये खेल ऐसा है जो कि पाकिस्तान में वैसे ज़्यादा मकबूल तो नहीं है, लेकिन जब ये खेला जाता है तो ये ज़्यादा लड़के या मर्द खेलते हैं आमतौर पर, मर्दों से मंसूब है, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट। तो ये तासुर जी अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तानी ख़वातीन ना सिर्फ इस खेल में दिलचस्पी ले रही हैं, बल्कि आलमी मुकाबलों में, इंटरनेशनल मुकाबलों में कामयाबी भी समेट रही हैं। और हाल ही में जी जॉर्डन में होने वाली टेंट पेगिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी विमेंस टीम ने ब्रॉन्ज जीता। हमने भाई इन लड़कियों से आपकी मुलाकात कराई थी जब ये जॉर्डन में मौजूद एक से करवाई थी, बाकी दो आज हाँ मतलब टीम तो हमें पता लग गया था ना है मौजूद, और हमने बताया था किस तरह से घोड़ों के साथ मानूस होने का टाइम दिया गया एंड एवरीथिंग, और बड़ा टफ था कंपटीशन। सो अच्छा, ये इसमें कैटेगरीज भी होती हैं, तो ये जो तमगा है ना, ये इनको टेंट पेगिंग चैंपियनशिप की तलवार कैटेगरी में मिला, इसके अलावा लांस कैटेगरी में ये 4th आई, तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल। और आज किंजा फरहत, जोया मीर और आयशा खान हैं हमारे साथ। जोया, सबसे पहले तो जोया से इससे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जोया हैज़ बिन ऑन आवर शो बिफोर, एंड वेलकम बैक टू यू जोया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द गर्ल्स। बताएं कि जोया पहले आप बड़ी पुरुमीद थी और अब तो माशाल्लाह जीत लिया, तो मुश्किल मरहला गुजर गया, वाकई इतना आपको आसान लगा कि भाई हम तो इन 50 टीमों से काफ़ी बेहतर थे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट किया। दूसरी बात ये कि हम उम्मीद में थे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने कैंप में अपना इतना टाइम लगाया, सुबह और शाम हम लोगों ने 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस की है, तो हम इस उम्मीद में थे कि एटलीस्ट हम मेडल लेकर आएंगे। अब ये मैटर तो करता था कि गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, बट स्टिल एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज हमारे लिए गोल्ड की तरह ही है, और नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए गोल्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए भी गोल्ड की तरह है, क्योंकि मतलब लड़कियों की टेंट पैगिंग हमारे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी, और आप माशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे गई हैं और उम्मीद थी जोया और बाकी आयशा और किंजा, हमें काफ़ी यकीन था, और इसीलिए हमने कहा था कि इंशाल्लाह जब आप लोग जीत के आएंगे तो हम आपको वापस ऑन द शो किंजा से बुलाएंगे। जानते हैं अब किंजा, अब ओवरऑल आप बताइएगा कि जोया से तो हमारी बात हुई थी, मुकाबले शुरू नहीं हुए थे, तब तक वो मरहला चल रहा था कि घोड़े दिए गए हैं बैलेटिंग के थ्रू और फिर मानूस हो रहे हैं। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस ओवरऑल, मतलब इससे आपको क्या कुछ सीखने का भी, और आपको मतलब आपको एज अ प्लेयर इसने बिल्ड करने में कितना अहम किरदार अदा किया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। और एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो इट वाज बेसिकली अ ब्रेक थ्रू फॉर अस। देसी नेज़ाबाजी से तो हम सारे वी आर फेमिलियर विद इट, बट जब इंटरनेशनल की बात आती है वी आर वेरी क्लूलेस अबाउट इट, क्योंकि हमें उस तरह से आइडिया नहीं था कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू और क्या लेवल ऑफ कंपटीशन हमें मिलेगा आगे और किस तरह के घोड़े होंगे, क्या होगा। बट वंस वी वेंट देयर तो हम लोग को अंदाज़ा हुआ कि जो बाकी टीम्स हैं व्हाट दे आर केपेबल ऑफ और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ओवरऑल इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस के अब नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे विल बी मोर प्रिपेयर्ड और हमें पता होगा कि यू नो व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। अच्छा, कंसिडरिंग आयशा आपसे भी अब बात कर लें, कंसिडरिंग क्लूलेस भी थे, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी थी, इवन देन यू मैनेज टू विन अ ब्रॉन्ज, आई मीन आपने अपने आप को मनवा लिया वहाँ जाके। तो क्या ऐसा हुआ आयशा कि कुछ चीज़ें आपको वहाँ जाके सीखनी पड़ी? यू न्यू द बेसिक्स, लेकिन जैसे होता है ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो कुछ ऐसा अपने आप को ट्वीक करना पड़ा वहाँ जाके? जी देयर वर मेनी थिंग्स दैट हमें ऑन द पॉइंट ऑन द स्पॉट जाके हमें पता चली, एंड बेसिकली हमारे कोच जो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्ले कर चुके हैं ही हेल्प्ड अस अ लॉट। हमें बहुत सारी ट्रिक्स का ऑलरेडी पता था, बट इस दफ़ा बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तान वुमेन्स टीम, तो हम लड़कियों के लिए स्पेशली जो है देयर वर सम डिफरेंट रूल्स और वो सब कुछ जो ग्रैंड प्रिक्स में पहली दफ़ा हुए थे, तो वो ऑन द स्पॉट हमें पता चले एट दैट टाइम। हमने अपनी रिफ्लेक्सेस को काम में लाया और वो सब जिस तरह रिंग्स एंड लेमन्स पे होता है, हमेशा यही होता है कि पहले लेमन्स होते हैं एंड देन रिंग्स होती हैं, एंड इस दफ़ा देयर वाज सम अप्स एंड डाउन्स और वो सब कुछ लाइक इवेंट्स जो हैं आगे पीछे हो गए थे, एंड देन हमें हमेशा से पता था कि ओवरऑल काउंट होता है, बट इस टाइम इवेंट का काउंट हुआ था, तो देयर वर सम थिंग्स जो जिनके बारे में वी वर क्लूलेस, बट वी मैनेज, क्योंकि हम लोगों को कोई इस तरह ग्राउंड एक्सपीरियंस भी नहीं था बिफोर। लेकिन अब हो गया, और अब इंशाल्लाह। अब जोया, मतलब ये फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, इसमें आप लोगों ने भी, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, देयर वर फ्यू थिंग्स जिनके बारे में आप क्लूलेस थे, मतलब
साथ ही साथ में आपकी फेलो कंटेस्टेंट्स से भी मुलाकात हुई होगी जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से था, और जब आप दूसरे ममालिक के लोगों से मिलते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा वहाँ भी एक चैम्पियनशिप होती है या फलाने मुल्क में भी एक मुकाबला होता है, तो मतलब आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ का पता लग रहा है, दरवाजे और खुलेंगे, आपको मदद मिली है इससे? जी एग्जैक्टली बाहर हम जब गए हैं तो हमें आइडिया हुआ कि टेंट पेगिंग पाकिस्तान के अंदर तो कम है फॉर वुमेन, मगर बाहर बहुत अरसे से 16 to 20 ईयर्स से लोग टेंट पेगिंग कर रहे हैं, फीमेल्स टेंट पेगिंग करी हैं इंटरनेशनल तरीके से। तो इसी तरह हम लोगों को एक आगे अंडर 20 कंपटीशन का भी पता है जिसमें प्रॉब्ली आयशा जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें और भी कॉम्पिटिशन्स का पता चला है, जैसे ओमान में आगे शायद कंपटीशन एक इंटरनेशनल आए, तो इसी तरह हम लोगों को आइडिया हुआ है कि अगर आगे कॉम्पिटिशन्स आएंगे तो हम फिर उसके अंदर इंशाल्लाह जाके कम्पीट करेंगे। पहले हमें इस तरह से आइडिया नहीं था कि इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल टेंट पेगिंग के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। अच्छा, तो किंजरा क्या इरादे क्या हैं आप लोगों के? अब आप लोगों ने सक्सेस देख ली है, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, तो अभी जोया भी ओमान वाले कंपटीशन का जिक्र करेंगे, मतलब यू आर गोइंग टू कीप एट इट, और किस तरह अपनी ट्रेनिंग में पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग बेहतरी ला सकते हैं, किंजरा बताइए। अच्छा, अब बेसिकली वी हैव अचीव्ड समथिंग वेरी अर्ली, तो अब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस चीज़ को अब लेके चलें, तो हमारे ऊपर और ज़्यादा एक प्रेशर, एक और ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है टू कैरी दिस फॉरवर्ड। तो अब ये है कि हम लोग वापस वी आर बैक टू ट्रेनिंग, हम लोगों ने एक दिन का रेस्ट किया है एंड कल से हमारी दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द हॉर्स ट्रेनिंग एंड हॉर्स राइडिंग इटसेल्फ, क्योंकि एक चीज़ जो हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पर जाके इशू हुआ था दैट वाज द चेंज इन द हॉर्सेस, क्योंकि यहाँ के हॉर्सेस और बाहर के हॉर्सेस में बहुत डिफरेंस होता है। व्हेन यू नो द बेसिक राइडिंग और आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पता है, तो आप किसी मुल्क के घोड़े चला लें, देयर नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर यू। तो अभी हमारा जो मेन फोकस होगा इंशाल्लाह दैट्स गोइंग टू बी ऑन आवर बेसिक राइडिंग, उसके साथ साथ हम लोग अपनी टेंट पेगिंग और अपने स्किल्स को भी साथ साथ पॉलिश करते रहेंगे, और इट्स गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस नाउ इंशाल्लाह, और अब हमारी ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। वैसे आई एम सो इंट्रिग्ड टू नो, किंजा आपसे जान लेते हैं कि मतलब घोड़ों का क्या फ़र्क होता है जो यहाँ पे जी बताइए। अच्छा, घोड़ों का बेसिकली फ़र्क ये होता है कि देयर आर डिफरेंट ब्रीड्स एज यू नो, तो जो मोस्ट कॉमन ब्रीड है दैट इज़ अ थॉरोब्रेड, और थॉरोब्रेड इज़ नोन टू बी अ वेरी कूल हेडेड हॉर्स। और जो देसी नेज़ाबाजी है वो देसी घोड़ों पे की जाती है, जिनका मशहूर है कि दे वेरी यू नो बहुत गुस्से वाले हैं, उनको करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एग्रेसिव है, एंड उनको जान के ऐसा बनाया जाता है ना, बिकॉज देसी नेज़ाबाजी इज़ बेसिकली अ शो ऑफ हाउ ब्यूटीफुल योर हॉर्स इज एंड हॉर्स डांस एंड एक्सेट्रा। वेयर एज जो अरब हॉर्सेज जो हमें दिए गए थे दे वेरी डिफरेंट, एक तो देर उनका जो है दे वेरी सेंसिटिव एंड दे वेरी डॉसाइल, बट उनकी जो राइड है इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी जंपी एंड एज कम्पेयर टू द हॉर्सेज दैट वी वर राइडिंग हियर इन पाकिस्तान, सो दैट वाज अ चेंज फॉर अस। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि अब ये तो आप बाहर से तो आप तमगा जीत के आई तीनों, और आई एम श्योर ये कॉन्फिडेंस मोरल बूस्टर है आप लोगों के लिए। इधर रिसेप्शन कैसी थी? मतलब इट्स अ वेरी न्यू स्पोर्ट फॉर पाकिस्तान, ख़ास तौर पे विमेन इन पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही नया है, तो ख़ुद बताना पड़ता है कि भाई मैं एक चैम्पियन हूँ और मैंने ये एक कंपटीशन जीता है, या फिर आपको लगता है कि अब पाकिस्तान में भी लोग वार्म अप कर रहे हैं टू दिस न्यू स्पोर्ट? As Kinza said, this was a breakthrough for us and the women in Pakistan tent pegging sports. So basically, हमारी reception it was very good. It was very like we weren't expecting such a warm welcome. बहुत ज़्यादा airport पर भी and then after that too. And लोगों के लिए it was very accepting, और बहुत सारे accepting लोग हमें मिले, and then we saw कि जो this इंटरनेशनल कंपटीशन दिस मेड सच अ बिग अचीवमेंट, और लड़कियों के लिए स्पेशली जो है इसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंड बहुत सारी लड़कियों को देव कॉन्टैक्टेड अस, देव टोल्ड अस कि दे वांट टू कम, दे वांट टू डू ट्रायल्स, दे वांट टू ट्रेन एंड दे वांट टू आल्सो कम्पीट विद अस। तो आई थिंक दैट फॉर वुमेन दिस इज़ सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड इसके बाद आती रहेंगी। वंडरफुल। जोया, लास्टली आप बता दें, वो तमाम आप कह रही हैं जैसे कि आयशा भी हमें बता रही हैं कि बहुत सारी लड़कियां कांटेक्ट कर रही हैं, हाउ इजी इज़ इट? मतलब आप अपनी कहानी भी हमें इससे पहले भी बता चुकी हैं, और आपने उस वक्त हमें बताया था कि कितनी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग था। तो वो लड़कियां जो हमें इस वक्त देख रही हैं, उन्हें आप ये बताइए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई ज़ाती घोड़ा हो या आप उसको पाल सकें, अफोर्ड कर सकें, मतलब दे कैन स्टिल डू इट। एग्जैक्टली
यही बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरा अपना भी कोई पर्सनल हॉर्स नहीं है। मैंने भी क्लब के अंदर जाके राइडिंग सीखी और फिर वहाँ से ही ट्रायल्स दिए। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास अपना हॉर्स हो तो ही आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हो। आप किसी भी क्लब को ज्वाइन करो, फिर आप लोगों के लिए EFP भी मौजूद है आप लोगों की मदद करने के लिए। अगर आप बहुत पैशनेट हो तो आप EFP से भी कांटेक्ट करो, वो भी आपकी हेल्प कर सकेंगे। इसी तरह जो क्लब्स हैं उनके अंदर जाकर सीखें तो आई डोंट थिंक आपको अपने हॉर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि राइडिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट हॉर्सेस चलाओ। तो क्लब से आपको ये एटलीस्ट एक्सपोजर मिल जाता है कि डिफरेंट हॉर्सेस किस तरह से हैंडल करने। आप अपना हॉर्स लेते हो, आप एक ही हॉर्स को मैनेज करोगे और हॉर्स आपसे नहीं चलेगा फिर। तो क्लब्स में जाना इज़ वे बेटर देन राइडिंग योर ओन हॉर्स। तो आसान है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको शौक है तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आयशा, आप कुछ क्विकली ऐड करना चाहती हैं गालिबन? नहीं, just thank you so much for having us and we're really thankful to all the media and everyone जिन्होंने इतना exposure दिया हमें, because this really created an awareness for all the girls out there. So, हम आपके लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। और हम तो पहले भी वादा कर चुके थे आपकी टीम मेंबर जोया से कि भाई आप लोग जीत के आएं और अच्छा खेलते रहें एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। भाई वो सब कह रहे हैं कि आयशा से बात कर ली, लास्टली क्लोजिंग नोट जोया से हो गया, तो फिर किंजा से भी। किंजा, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? नहीं, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वी आर रियली टच्ड कि जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला था एंड वी आर होपफुल कि आगे जाके हमें और सपोर्ट मिलेगा एंड और लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ना सिर्फ हमारे लिए। वी आर हेयर, अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, बट वी रियली वांट कि हम बाकी लड़कियों के लिए भी वी कैन मेक अ वे फॉर देम एंड वी कैन बी ऑफ हेल्प फॉर देम। हाउ वंडरफुल इज दैट कि आप अपनी बात तो कर ही रही हैं लेकिन आने वाली लड़कियों की राहें आसान करने की भी बात करेंगे। थैंक यू आयशा। और वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आप सारों को फॉर डूइंग व्हाट यू डिड एंड लिटरली पाकिस्तान के लिए एक और एवेन्यू आपने जो है क्रिएट किया है ताकि वी कैन विन मेडल्स इन अ न्यू स्पोर्ट। अच्छा जी, घोड़ों की बात हो गई है, अब गधों की बात करेंगे। मजाक ना करें। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, मजाक नहीं कर रहा जनाब। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का ख्वाहिशमंद है। दिस इज नॉट अ जोक। वहाँ पे गधा स्टेक मिलेगा आपको। हाँ, डोंट से दैट, बहुत बुरी बात है। आपको इस पूरी खबर के आगे बता देते हैं कि वज़ारत तजारत का कहना है कि चीन पाकिस्तान से गधे मंगवाना चाहता है और चीन गोश्त बरामद करने की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं वही कह रहा था आपको, ड्राई एज्ड। हाँ, अच्छा, ओके। एनीवे, सेनेट की जी कायमा कमेटी। इसमें कुत्ते भी आपको पता है मंगवाए थे इससे पहले। सो इट्स ओके। दुनिया को आपका कि अब्दुल्ला नोज दिस स्टोरी सो मच बेटर, तो आप बताएं। तो मैं आपको बता दूं, आपको सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ है जिसमें एक्चुअली वजारत हुक्काम ने ब्रीफिंग दी है। कायमा कमेटी के रुकन है दिनेश कुमार ने बताया कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान से गधे और कुत्ते मंगवाए जाएं, दे कंज्यूम इट। और वैसे गधे हुकूमत ने चीन भेजने हैं या नहीं है ये तो वो जाने, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पर जैसे कराची में काफ़ी कुत्ते भेजने के लिए चीन